हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है स्लीपी क्लासेस के लिए। हमारी सीरीज चल रही थी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, किसकी? इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हमारे किसके? गैप के। ठीक है, और ये वीडियो किन बच्चों के लिए होने वाला है? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, जो कि जल्दी आने वाला है इस मई को, मई 2021 को। अच्छा, एक और बात आज बोलूंगी आपको, प्लीज ध्यान रखिए अपना, ठीक है? और जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करिए और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स रखिए अपने साथ। और एग्जाम्स तो एक ना एक दिन होना ही है, ठीक है? हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि पोस्टपोन हो जाएगा। तो जब उसकी डेट है उसी के हिसाब से अपनी प्रेपरेशंस करते जाइए, ठीक है? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। मैम, बाकी के क्वेश्चंस कहाँ हैं? जो हमारी पुरानी वीडियोस हैं, हमने 43 क्वेश्चंस एमसीक्यू के वहां कवर कर लिए हैं। और ये ना, इनको सिर्फ 43 क्वेश्चंस मत समझना, 43 कॉन्सेप्ट्स को इतना डिटेल में हमने समझा है और इसके ऑप्शंस को भी हमने समझा है। तो जस्ट डोंट लुक एट द नंबर, लुक एट द क्वालिटी विच हैज बीन गिवन टू यू. So today's first question, question number 44 is on your screen, and the question reads as: expenses which are incurred in purchasing land, property represent what? Is it A, capital expenditure, B, revenue expenditure, revenue loss, or legal expenditure? So you have 10 seconds time to think and give the correct answer. Time starts now. क्या हम सबको इसका आंसर आया? उम्मीद करती हूँ इसका आंसर आपको आ गया होगा। अगर गलत भी हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ सीखने के लिए ही बैठे हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन: एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेजिंग लैंड, प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है इसको समझते हैं, ठीक है? एक और बात पूछूंगी आपसे, कैपिटल का क्या मतलब है? अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आगे वर्ड कैपिटल लिखा है तो वो चीज क्या डिनोट करता है? एन एक्सपेंडिचर, या तो वो बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू का हो, बहुत बड़ा खर्चा किया है आपने, अच्छा उसकी जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे, जो उसके रिटर्न्स मिलेंगे वो मोर देन 1 ईयर के लिए होंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर, ठीक है? और ऐसे कई चीजें होती हैं जो हमें बताती हैं और जो आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाता है, क्या करता है? इम्प्रूव। ये होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल खर्चे, ठीक है? तो मुझे खुद बताएं, जब आप कोई लैंड परचेज करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो क्या ये कम पैसों की आती है? नहीं, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत खर्चा होता है यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इस वजह से इसका आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? दूसरा ऑप्शन क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मुझे बताएं, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 साल से ज्यादा के लिए होता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने टाइम के लिए होगा? लेस देन 1 ईयर। और कोई भी खर्चा और कोई भी इनकम जब वो लेस देन 1 ईयर की हो तो वो कहाँ रिकॉर्ड की जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। क्या प्रॉफिट एंड लॉस में हम परचेज ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी लिखते हैं? नहीं, परचेज ऑफ लैंड प्रॉपर्टी फिर कहाँ लिखते हैं हम? बैलेंस शीट में। ये होती है लायबिलिटी साइड, ये होता है एसेट्स। एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स के अंडर हम लैंड और प्रॉपर्टी लिखते हैं। ये कोई लॉस नहीं है आपका। आपने अगर कहीं प्रॉपर्टी ली है तो वो आपका लॉस नहीं है, वो आपने इन्वेस्टमेंट करी है। उस प्रॉपर्टी में आप तो अपना बिजनेस करेंगे, कुछ पर्पस के लिए हो सकता है, लॉस नहीं है। और ये कोई लीगल एक्सपेंडिचर नहीं। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर अमंग ऑल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, right? Shall we move on to the next one? So here is 45th question on your screen. Assets which come into existence upon the happening of a certain event are called. Now this question is also important. Think very carefully. You have time of 10 seconds.
Don't get confused. You know the answer. क्या हमें इसका आंसर आ गया? अच्छा, ऑप्शंस क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स, कैपिटल एसेट्स, कंटिंजेंट एसेट्स और ऑल ऑफ द अबव। कैपिटल एसेट्स तो हमने अभी पढ़े, ठीक है। कैपिटल एसेट्स कौन से होते हैं? लैंड, प्रॉपर्टी वगैरह। अब क्वेश्चन है, पहले आंसर देखिए इसका। कंटिंजेंट एसेट्स है एसेट्स विच कम इनटू एग्जिस्टेंस अपॉन व्हाट? अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। मतलब क्या यहाँ पे ये लिखा है इस एसेट्स तभी अराइज होगा, तभी एग्जिस्टेंस में आएगा जब कोई एक दूसरा इवेंट होगा ऑन ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट। अगर कोई एक सर्टेन आपका इवेंट है, अगर कोई आपका इवेंट है, अगर वो अराइज हो जाता है तो वो आपका एसेट होगा। लेकिन अगर वो इवेंट नहीं होता किसी भी कारणवश, क्योंकि हमारे कंट्रोल में थोड़ी आउटसाइड की चीजें, अगर वो मेरा इवेंट अकर नहीं होता तो वो एसेट हमारा नहीं बनेगा। एग्जाम्पल दूं इसका, कोर्ट केस। कोर्ट केस आप जीत गए, आपका कोई बिजनेस है, कोर्ट केस इतने सालों से चल रहा है, वो कोर्ट केस क्या है? आपका इवेंट। अगर कोर्ट केस में ये फैसला आ जाता है कि आपको कॉम्पनसेशन मिलेगी, कितने की? 10 लाख की, या कुछ भी आपको लैंड मिलेगा, कुछ भी केस था, डिपेंड करता है। अगर उस कोर्ट की केस की हियरिंग से, जो कि एक इवेंट है, उससे ये आ जाता है कि हाँ यू विल गेट द एसेट, और उसके अकरेंस के बेसिस पे जब आपको फाइनली वो एसेट मिला, तो क्या वो एसेट की एग्जिस्टेंस उस कोर्ट के डिसीजन पे आई जो कि एक इवेंट था? आंसर इज यस। ऐसे एसेट्स को जो कब अराइज होते हैं ऑन द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट आर कॉल्ड कंटिंजेंट एसेट्स, ठीक है। कैपिटल एसेट्स नहीं होते क्योंकि वो तो हमने खुद से लिए हैं, वो किसी एक्सटर्नल इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड नहीं करते। इस वजह से ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा क्योंकि बी आंसर नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? ये है अच्छा सवाल। फिक्टिशियस एसेट्स ना, कोई एक ऐसा एक्सपेंडिचर है आपका जो आप किसी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मतलब आपने एसेट के लिए ऑब्वियसली पैसा खर्चा है तभी एसेट आएगा, लेकिन वो एसेट के कोई फॉर्म नहीं है। अब ना इसको डिटेल में ना आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। अभी के लिए देखिए इसका आंसर है कंटिंजेंट एसेट्स। नेक्स्ट वन इज द परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट वुड लीड टू व्हाट? अब आपको पता है कि हर एक चीज के दो अकाउंट्स में होता है इफेक्ट, तो वही क्वेश्चन है, सोच समझ के इसका आंसर देना। आपके पास टाइम है 10 सेकंड का। हाँ जी बताइए, क्या हमसे सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन? पहले बताइए इजी था। अगर इजी नहीं भी लगा, गलत भी हुआ है, कोई बात नहीं, हम यहाँ सीखने के लिए ही आए हैं। देखिए इसका आंसर क्या है, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। अच्छा, ये कैसे है? ये देखिए, सबसे पहले तो ना इस पे फोकस रखिए। आपने क्या लिया? फर्नीचर। फर्नीचर आपका क्या होता है? क्या होता है फर्नीचर? एसेट होता है। तो जब आप फर्नीचर आपके पास आता है, तो क्या जो फर्नीचर आपका एसेट है वो आपके पास आ रहा है? आंसर इज यस। तो जब आपका एसेट आता है आपके पास, तो एसेट की जब इनकमिंग होती है हमारी, रुकिए, जब एसेट की इनकमिंग होती है तो एसेट इंक्रीज हो रहा है। हाँ, एक बात तो ये क्लियर है, ठीक है, एक बात क्लियर है। दूसरी बात देखते हैं, ऑन क्रेडिट। अरे भाई, उधार पे लिया है आपने। ये कोई एक पर्सन है और ये है आप। आपने ना इनसे क्या लिया? फर्नीचर लिया। लेकिन ना आप खुश तो हो गए, लेकिन आपने कहा अभी मेरी जेब में पैसा नहीं है, मेरी जेब में पैसा नहीं है। आपका ये फर्नीचर मेरे सिर पे उधार रहा, मतलब मेरे सिर पे बोझ रहा। बोझ क्या होता है? बोझ हमने क्या समझा था? लायबिलिटी। तो इस
इस इंसान को, आपने जिनसे फर्नीचर लिया है, आपने इनको कभी ना कभी पैसा लौटाना है। अभी के लिए तो आपने उधार पे सामान लिया। क्रेडिट क्या होता है? उधार। उधार पे सामान लिया है, इसी वजह से जब आपके सिर पे बोझ आ गया है कि इसको एक दिन लौटाना है, वो होती है आपकी लायबिलिटी। अगर सिर्फ फर्नीचर परचेज किया होता तो आंसर आता इंक्रीज। अच्छा, फर्नीचर अगर परचेज किया होता ना आपने कैश में, तो फर्नीचर आ रहा है और क्या जाता, तब उस केस में कैश जाता। ठीक है, उस केस में कैश जाता। तो एक तरफ से आपका एसेट आ रहा है, दूसरे से एसेट जा रहा है, उस केस में आंसर ए होना था। लेकिन हमसे पूछा गया क्या है? परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार पे। तो एक तरफ तो एसेट आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उधार भी आ रहा है, इस वजह से इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। बताइए क्या सवाल क्लियर हुआ? अगर हाँ तो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 47, the amount allowed by the creditor to the debtor for making payment before due date, is it trade discount, is it cash discount, is it purchase discount, or is it both A and B? इसको ना क्वेश्चन को ध्यान से करना, ठीक है? ठीक है, बताइए क्या हुआ ये क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कैश डिस्काउंट। अरे ये तो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था, हम में से कई नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं यार, आपका सीखने के लिए आए। द अमाउंट विच इज अलाउड, ये देखिए, ये है आपकी अमाउंट। आपने अलाउ किया अपने क्रेडिटर को, अलाउड बाय द क्रेडिटर to the debtor for making what? Now this is the key point here. For making payment, पैसा बिफोर द ड्यू डेट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पैसे की बात हुई है ना, इस वजह से कैश डिस्काउंट है। चलिए इसका ना हम ना वो देखते हैं, केस देखते हैं। ठीक है, ये है आपके, पेन का कलर ही नहीं चेंज हो रहा है, ये है, ठीक है, ये है क्रेडिटर, ये है डेटर। अब क्रेडिटर कौन है? जिसने उधार दिया और इसके सिर पे बोझ आया। जिसके सिर पे बोझ आया ना वो है डेटर, जिसको एक ना एक दिन पैसा चुकाना है, और जिसको एक ना एक दिन पैसा मिलना है वो क्रेडिटर। ठीक है, अब ना इन्होंने ना इस इंसान को कब, आज कितनी तारीख है? आज अगर अप्रैल 16 है, इन्होंने ना 1 मई को इसको पैसा देना था। डेटर ने क्रेडिटर को 1 मई को पैसा देना था, लेकिन वो 17 अप्रैल को पैसा दे देता है इसको। क्या इनके पास पैसा जल्दी आ गया? आना कब था? 1 मई को। क्या जल्दी आ गया? हाँ। तो ये क्या हो गया? ये तो बहुत ज्यादा खुश हो, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इसने इसको डिस्काउंट दे दिया कि तूने मेरे को इतने पैसे दिए ना, जल्दी दिए ना, टाइम से पहले दिए ना, ये ले डिस्काउंट। इस डिस्काउंट को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो जो एक बिजनेसमैन अपने जो होते हैं ना उसके रिटेलर्स वगैरह उनको देता है, जो उनसे ट्रेड करते हैं, होलसेलर्स वगैरह को। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47, वाइल बैलेंसिंग एन अकाउंट। अब ध्यान से सोचना इस क्वेश्चन में, ठीक है। वाइल बैलेंसिंग एन अकाउंट, द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, स्मॉलर साइड, लार्जर साइड, या it is not recorded. Now you have 5 options with you, all right? Think it very carefully and then we'll move on to the answer. क्या ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिला? क्या हम अभी भी सोच रहे हैं? चलिए चलिए आगे देखते हैं। इसका आंसर है स्मॉलर साइड। वो कैसे? वो मैं आपको बताती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं। अच्छा, डेबिट साइड में क्या शो करते हैं हम? डेबिट साइड में ये है डेबिट साइड और ये है अपनी क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड में शो करेंगे एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में शो करेंगे इनकम्स।
और यहाँ पे है आपकी अमाउंट, यहाँ है आपकी अमाउंट। एक्सपेंसेस का ना फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सपेंसेस के जितने 1 2 3 4 इनका टोटल आ रहा है एक्सपेंसेस का 20,000 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और आपकी इनकम्स का टोटल आ रहा है 30,000। तो मैंने आपको एक बात बता रखी है, ध्यान से सुनिए, इन दोनों में से हायर बैलेंस कौन सा है? 20 के 30,000, 30,000। तो जो हाई बैलेंस होता है ना उसको तो सबसे पहले आप नीचे लिख दें, ठीक है, ये तो था ही 30,000 लेकिन ये था 20,000। तो यहाँ बैलेंस, रुकिए रुकिए मैं कलर चेंज करती हूँ आपको अच्छे से समझ आएगा। तो क्या यहाँ इस साइड बैलेंस की कमी है? इस साइड मैंने नीचे लिख दिया टोटल 30,000 लेकिन ऊपर है चीजें सिर्फ 20,000 की। तो क्या अब यहाँ पे मैं 10,000 लिखूंगी? मैं 10,000 कौन सी साइड में लिख रही हूँ? स्मॉलर साइड में, ठीक है जी। तो यहाँ पे आएगा टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्यों आया? क्योंकि इनकम ज्यादा है आपकी और खर्चे कम है। कमा ज्यादा रहे हैं, खर्चे कम हैं, तो क्या होगा? नेट प्रॉफिट 10,000। अगर बैलेंस इस साइड आता ना, इनकम साइड, तो इसका ये मतलब था एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है। एक्सपेंसेस ज्यादा है, जब खर्चे ज्यादा होते हैं और इनकम कम होती है तो क्या आता है? इधर होता तो आता बाय नेट लॉस। ठीक है जी, आगे चले। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 48। When a drawee signs his name across the face of the bill along with the word accepted, when a drawee signs his name across the face of the bill along with the word accepted, it is called what? Option A, B, C, D. I am giving you here time of 15 seconds. Do not get confused. Do not get confused. Think very carefully. क्या हमें इसका आंसर आया? बताएं जल्दी से। जिन बच्चों को आ गया वेरी गुड। ये देखिए इसका आंसर है एक्सेप्टेंस। अब मैं श्योर हूं आप में से काफियों ने क्या किया होगा, ये चीज देख के ना साइनिंग दबा दिया होगा, लेकिन नहीं। पता है क्या होता है? ये ना हमारा बी आर होता है, बिल्स, ठीक है, बी आर। पता है क्या होता है? एक होता है ड्रॉयर और एक होता है ड्रॉई। ड्रॉर कौन होता है? अच्छा ये है ड्रॉर, ये है ड्रॉई। पता है ये ना बिजनेस में थे, ड्रॉर ने इनको सामान दिया उधारी पे। उधारी पे तो चलता है सामान अपना, है ना। इन्होंने ना अभी तक पे नहीं किया, तो फिर एज अ रिजल्ट इन्होंने अभी तक पे नहीं किया, ड्रॉई ने पे नहीं किया, ठीक है। तो क्या होगा? ड्रॉर जो होगा ना वो उसको बी आर इशू कर देगा। बी आर, बी आर में क्या होगा कि आपका जो नेम है, आपको इस दिन इतने पैसे मुझे देने हैं। ये चीज बेसिक बेसिक सा मतलब बता रही हूँ लेमैन में, लेमन लैंग्वेज में। तो ये जो बी आर इशू करता है ड्रॉअर, ये दे देता है ड्रॉई को। अब वो चीज ड्रॉई के पास आती है, ड्रॉई के पास आ गया जब आपका बी आर, ठीक है, तो वो क्या करेगा? बिल्स रिसीवेबल क्या करेगा? अपना ना जो यहाँ पे लिखा होता है ना साइन के आगे, वो साइन करता है कि हाँ, एक्सेप्टेंस के आगे अपने साइन लिखता है कि हाँ मैं अब इस बिल को, जो तुमने लिखा है इस बिल में कि मुझे इस दिन इतने पैसे देने हैं तुमको, मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। साइन का क्या मतलब है? एक्सेप्ट कर रहा हूँ। When a drawer signs his name across the face of the word along with the word accepted, it is called acceptance. वो ड्रॉई एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ 2 महीने बाद या 3 महीने बाद मैं आपको इस तारीख को पैसे चुकाऊंगा। दिस इज एक्सेप्टेंस एंड नॉट साइनिंग। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49। द पर्सन टू whom a bill is addressed is called।
क्या हमें आंसर आ गया इस क्वेश्चन का? टू होम अ बिल इज एड्रेस्ड, इसका आंसर है डेटर। डेटर कैसे? सेम केस है पिछले वाला। ये है आपके कौन? ड्रॉवर, जिन्होंने बिल बनाया और किसको दिया? किसको दिया? ड्रॉई को। अच्छा, उस बिल में क्या लिखा था कि ड्रॉई भाई साहब ने मुझे, मतलब ड्रॉअर को, इस दिन इतने पैसे चुकाने हैं, मतलब इसने इसको पैसे चुकाने हैं। ड्रॉई ने ड्रॉअर को पैसे चुकाने हैं, ठीक है, और फिर ड्रॉई अपने साइन वगैरह करते हैं। तो किसने किसको पैसे देने हैं? ड्रॉई ने। जिसने पैसे देने होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जिसने पैसे देने होते हैं, डेटर। और जिसको पैसा मिलता है वो कौन होता है? क्रेडिटर। मतलब इसने, ड्रॉई ने क्रेडिट पे सामान लिया होगा क्रेडिटर से, ऐसे समझ सकते हैं हम। अब एक और चीज है, द पर्सन टू होम बिल इज एड्रेस्ड। अब बिल किसने बनाया? ड्रॉ कौन करता है बिल? ड्रॉवर। ड्रॉवर बिल ड्रॉ करता है और किसको देता है? किसको देता है मतलब किसको एड्रेस करता है? ड्रॉई को। ड्रॉई अपना कौन है? डेटर। आंसर क्या होगा? डेटर। क्या पॉइंट क्लियर है? समझ में आया? दोबारा देखिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। आगे चलें। हमारी हाफ सेंचुरी हो चुकी है बच्चों क्वेश्चंस की। व्हेन द चेक इज पेड बाय द डेटर, सॉरी द ड्रॉवर्स बैंक, इट इज सेड टू बी, व्हेन द चेक इज पेड बाय द ड्रॉवर्स बैंक, इट इज सेड टू बी पेड बाय द ड्रॉइज बैंक आएगा यहाँ पे। ड्रॉई, ड्रॉई है ना, ड्रॉई। It is said to be, I am giving you time of 10 seconds. You have to think it very carefully and then give the answers. Are we ready? Are we ready with the answers? All right. ये देखिए, इसका आंसर है ऑनर्ड। अरे सिंपल सी बात है। जब फाइनली जिसको पैसा देना था उसने पैसा दे दिया, उसको बोलेंगे, उसका ऐसे नहीं बोलते चेक ऑनर हो गया, मतलब चेक हमारा लग गया। अगर चेक नहीं लगा होता हम क्या बोलते हैं? चेक डिसऑनर हो गया। लेकिन यहाँ पे तो पे कर दिया ना उसने, तो डिसऑनर तो नहीं होगा। बिल्कुल। इंडोर्स का क्या मतलब है? ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ना, ये जो एक पर्सन है अभी ना, जिसको क्या होता है, ये होता है अपना कौन? ड्रॉवर, जो कहता है कि हाँ भाई ड्रॉई, तुमने मुझे पैसे देने हैं इस दिन। कहता ठीक है। अब इसको पैसे मिलने वाले हैं, अभी तक मिले नहीं है। अब क्या करता है, इसको पहले बीआर देता है और ये बीआर इसको लौटा देता है। अब बीआर ड्रॉवर के पास है, ठीक है। ड्रॉवर को पैसे की हो सकता है सख्त जरूरत आ जाए, तो जो उसके पास अब बीआर है ना, वो किसी और को इंडोर्स कर देता है। मतलब अब ये कोई थर्ड पर्सन है, ये सी पर्सन है। सी क्या करेगा? सी के पास पैसे हैं, सी ने इसको पैसे दे दिए। अब सी को किससे पैसे लेने होंगे? किससे पैसे लेने होंगे? ड्रॉई से। ड्रॉई से, क्योंकि एट द एंड पैसे किसने देने हैं? ड्रॉई ने, ठीक है। अब वो ड्रॉअर की जगह सी को पैसे देगा, ठीक है। तो वो होता है इंडोर्समेंट। तो इसका आंसर है व्हेन द चेक इज पेड बाय द ड्रॉअर्स बैंक। जब इसने चेक दे दिया उसको बोलेंगे ऑनर्ड, ठीक है जी। क्या क्वेश्चन क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैम इतने ऑप्शंस नहीं। ओके ठीक है, 4 ऑप्शंस है, चारों में से बता सकते हैं आप। क्या हमारा आंसर रेडी हो गया? चलिए देखते हैं। इसका आंसर है 3। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है, वेरी गुड वेरी गुड। ये बेसिक क्वेश्चन है और ये आना चाहिए आपको। अगर अभी तक नहीं आता तो सीख ले। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स,
तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? एक तो रियल अकाउंट्स, एक पर्सनल अकाउंट्स, और तीसरा नॉमिनल। ठीक है जी, एक और सवाल पूछती हूँ आपसे। मुझे बताएं कि जो अपना रियल अकाउंट है वो किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है? इज इट रिलेटेड टू बैलेंस शीट? इज इट रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन? इज इट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? जो आपके रियल अकाउंट्स होते हैं ना, दे आर रिलेटेड विद द they are related with balance sheet. Debit what comes in, credit what goes out. पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होते हैं? स्पेसिफिक पर्सन से। नाउ पर्सन कैन बी एन एक्चुअल पर्सन, एक ह्यूमन हो सकता है, या तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, अब नॉमिनल अकाउंट्स के क्या बचा? बैलेंस शीट हो गया, पर्सनल हो गया, क्या बचा? प्रॉफिट एंड लॉस। नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड विद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब एक और सवाल बेहद इंपॉर्टेंट आपसे पूछूंगी। मुझे 3 गोल्डन रूल्स बताएं इन तीनों अकाउंट्स के रिस्पेक्टिवली। रियल अकाउंट का क्या है हमारा रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है जी। पर्सनल अकाउंट का अपना क्या रूल है? डेबिट द व्हाट, रिसीवर की गिवर, रिसीवर, एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो सिर्फ एक क्वेश्चन से ही हमने 3 तरह के पढ़े कि 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं, इसकी फर्दर टाइप्स भी पढ़ ली और इसके 3 गोल्डन रूल्स भी पढ़ लिए। तो ऐसे ही हमारी क्लासेस में ऐसे ही चलता है, हम एक क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं पढ़ते, उससे काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस में हम ऐसा ही करते हैं। तो जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी, प्लीज देखिए, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी आपको। एंड विद दिस लेट्स मीट इन दी अनदर सेशन। एंड उम्मीद करती हूँ अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ते जाइए। कोई फीडबैक है जो आप देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा, मैं उसको पर्सनली रीड करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है जब आपको अच्छा लगता है। कोई डाउट होता है तो मैं उसको सॉल्व भी करती हूँ। ठीक है, so with this let's end the session and wish you all the best for the class. Bye bye, take care.